निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में किसी बड़े ऐलान से मना कर दिया है, लेकिन आम आदमी को ये उम्मीद अभी तक बनी हुई है कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। ऐसे में पुराना इनकम टैक्स स्लैब बढ़ेगा या नहीं, नए टैक्स स्लैब को और आकर्षक बनाए जाने के लिए क्या और कदम उठाए जा सकते हैं? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है आईसीएआई के पूर्व चेयरमैन और डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट अमरजीत चोपड़ा जी। चोपड़ा जी, सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं और मनी कंट्रोल के बजट स्पेशल शो में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पुराने इनकम टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव की गुंजाइश है या सरकार इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहती है? देखिए, एक तो ये चुनाव का वर्ष है। जी। अब ये जो बजट आएगा, जिसको हम बजट बोल रहे हैं, ये वोट ऑन अकाउंट आएगा या बजट फुल फ्लेज्ड आएगा, ये भी एक सोचने का विषय है। मुझे तो ये लगता है कि शायद इस बजट के अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी चेंजेस नहीं होंगी। अगर होंगी तो वो वोटरों को लुभाने के लिए ही होंगी। उसमें कोई मतलब कि अनप्लेजेंट मेजर्स तो हो नहीं सकते हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि इलेक्शन अगर आपने मई या जून में देख रहे हैं तो किसी भी सूरत में इसमें जो है वो कोई ऐसे मेजर्स नहीं हो सकते, कोई ऐसे परिणाम नहीं सामने नजर आएंगे जिससे कि चुनाव के ऊपर सरकार को कोई एडवर्स इफेक्ट पड़े। तो हो सकता है कुछ चेंजेस लाई जाएं जिससे कि इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले और जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है पर्टिकुलरली, उसकी जिंदगी का स्तर कुछ बेहतर हो सके। क्योंकि एक मिडिल क्लास ही ऐसा वर्ग है जिसमें कि अभी तक बहुत ज्यादा कोई लुभाव दिए नहीं गए हैं। वेरी फ्रेंकली कोई बहुत लंबा चौड़ा एडवांटेज उनको मिला नहीं। और मिडिल क्लास ये सोच रहा है कि भी ये चुनाव का वर्ष है तो हमें कुछ मिलना चाहिए। तो मिलेगा या नहीं ये तो निर्मला सीतारमण जी बता सकती है या प्राइम मिनिस्टर जी बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। पर हम अपेक्षा करते हैं कि मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग जिसको आप बोलते हैं उनको भी इस बार कुछ फायदा होगा। जी। सर, वैसे सरकार का पूरा ही फोकस रहा है, मतलब पिछले साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नए टैक्स रेजिम को एक बाय डिफॉल्ट कर दिया था। क्या इस बार नए टैक्स रेजिम में कुछ इसी तरह के बदलाव हम देख सकते हैं इस बार? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मेजर चेंज आएगा, क्योंकि सरकार टैक्सेस लूज भी नहीं करना चाहती, ये आप मान के चलिएगा। क्योंकि एक बात आप मान लीजिए कि इस सरकार ने जितना कैपेक्स किया है, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हाईवेज के ऊपर किया है या रेलवेज के ऊपर किया है, मैंने तो अपने पूरी जिंदगी में, अब मैं भी 71 वर्ष का हो जाऊंगा, और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने होश संभाला था कभी जब मैं कॉलेज में था बीकॉम में, अगर उसको मैं मान के चलूं तो 50 साल से ऊपर में मैंने इस तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर हाईवेज के ऊपर या रेलवेज के ऊपर देखा नहीं है। जी। और डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा हुआ नहीं है सरकार का। तो मुझे नहीं लगता कि टैक्सेस में कोई बहुत लंबी चौड़ी ऐसी सरकार कमी करेगी किसी भी सरकार से। अगर हम ये अपेक्षा करते हैं कि जी वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट बहुत बढ़ा देंगे, ये नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत कहीं पे इधर उधर हो जाए वो हो जाए, परंतु अगर हम बहुत ज्यादा रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा कहीं कहीं ये अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार करों में छूट देगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला। सर, अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, और अभी जैसे चुनावों का समय है, और मोदी जी ने भी विकसित देश का नारा हम सबको दिया है कि भारत एक विकसित देश का संकल्प हम लोग ले। अगर हम उसी सपने की तरफ बात करें तो अपना घर होना हर एक परिवार का एक सपना होता है। तो इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार को होम लोन पे जो छूट है वो, मतलब उसके लिए आप क्या कहेंगे कि देनी चाहिए और नए टैक्स रेजिम में भी उसको शामिल किया जाना चाहिए? ये मेरा ख्याल आपका सबसे बढ़िया प्रश्न है। जो आए हैं और जो आएंगे उनमें से सबसे बढ़िया प्रश्न आपका यही है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी लगा के देखूं किसी तरीके से कि आप कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। देखिए, एक बात पक्की है कि
इस चुनाव से पहले रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ बूम मिलेगा, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि 2022 तक सबके पास घर होगा, मोदी जी ने ये कहा हुआ था, वो हुआ नहीं है। और राम जी को अब घर मिलने वाला है अपना, 22 जनवरी को मिल जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम ये अपेक्षा करें कि सब लोगों के पास अपना घर होगा, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें ये संभव हो पाएगा। क्योंकि अगर आप सड़क पे जाते हैं, दिल्ली में ही जाते हैं, एम्स के पास जाते हैं, सफदरजंग के पास जाते हैं, किसी और क्षेत्र में जाते हैं, जिस तरीके के रैन बसेराज हैं और जिस तरीके की वहां पे हालत है, मुझे लगता नहीं कि इतना आसान ये काम है। पर हाँ, अगर मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने हाथ में लिया तो कुछ चेंजेस तो आएंगी, इसमें किसी तरीके का कोई शक शुबा नहीं है। आपने बात की विकसित देश की, देखिए हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस वक्त, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। हम जापान को और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। उसके कई कारण हो सकते हैं, इन्फ्लेशन भी कारण हो सकता है। आफ्टर ऑल जीडीपी आपकी इन्फ्लेशन से भी डिटरमिन होती है। वहां पे इन्फ्लेशन रेट कम होंगे, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होंगे, तो हमारी जीडीपी की एक्सपेंशन ज्यादा होगी। अगर मैं दूसरे तरीके से भी मानूं तो जो हमारा ग्रोथ रेट भी है इस वक्त, पहले क्वार्टर में हम 7% से ऊपर पे हम ग्रो किए हैं, और इस वक्त जो हम ग्रो करेंगे 6.5 और 6.8 के बीच में ग्रो करेंगे, 6.8% के बीच में ग्रो करेंगे। ये ग्रोथ रेट किसी और इकोनॉमी का नहीं है, किसी भी और अर्थव्यवस्था का नहीं है इस वक्त। इसमें तो किसी तरीके का कोई शक शुबा नहीं है किसी भी तरीके से। परंतु अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो हमारी इन्फ्लेशन रेट करीबन करीबन इसी रेंज में है, तो जो अफेक्टिव ग्रोथ है वो आप उसी तरीके से एडजस्ट करके देख लीजिएगा। मैंने जैसे पहले कहा कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन जाएंगे, 2027 में बने, 2030 में बने, बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। परंतु हम कभी भी सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर आएंगे ये नहीं होने वाला। इवन 2047 में भी हम रहेंगे 3rd इकोनॉमी, क्योंकि हमारा और चाइना का गैप इस वक्त इतना ज्यादा है कि हम उसके आसपास भी नहीं है। हमारा और यूएस का गैप, तो चाइना का और यूएस का गैप बहुत ज्यादा, तो चाइना भी नंबर 2 ही रहेगा और यूएस नंबर 1 रहेगा। यही रहने वाला है आने वाले सालों में, 2047 तक भी यही पोजीशन होगी। और हम अगर बात करते हैं कि विकसित हो जाएंगे, मेरा ख्याल हम हमेशा विकासशील देश ही रहेंगे। आप इसको मुझे पेसिमिज्म कह लीजिए मेरी, आप कुछ भी कह लीजिए, पर एक चीज को ग्राउंड लेवल पे रह के देखना चाहिए। आज भी आप 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से 80 करोड़ की पॉपुलेशन को फ्री राशन बांट रहे हैं, ये आपके विकास का स्तर दिखाता है। तो 80 करोड़ लोगों को आप राशन से मुक्ति दिलवा पाएंगे कि वो अपने आप राशन खरीद पाए, वो कब होगा, कब संभव होगा, इसके बारे में मैं तो फोरकास्ट कर नहीं सकता। मेरे ख्याल में कोई और लोग ही फोरकास्ट करेंगे। परंतु रियल एस्टेट के अंदर डेफिनेटली जो होम बायर्स हैं हमारे, इस कम से कम इस क्षेत्र में जो है, आपके नोएडा में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में, जहां पे भी इनको सफर किया है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्होंने सफर किया बिल्डर्स के फ्रॉड्स के द्वारा। कुछ योगी जी ने राहत दी है, कुछ मोदी जी ने राहत दी है, कुछ और राहत मिलेंगी। पर मुझे लगता है कि जो होम बायर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर आएंगी, और उससे ज्यादा अच्छी खबर मेरे हिसाब से जो आनी चाहिए वो ये है कि जो इंटरेस्ट है आपका हाउसिंग लोन्स के ऊपर, उसकी जो छूट है उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज होनी चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट को, टैक्सेबल लिमिट को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, परंतु हाँ, जो इंटरेस्ट है लोन्स के ऊपर, जो आप मकान खरीदने के लिए लेते हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस खरीदने के लिए लेते हैं, उस पर मेरे हिसाब से छूट बढ़नी चाहिए, और वो एक हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा और हाउसिंग सेक्टर को आगे लेके जाएगा, रियल एस्टेट सेक्टर को भी आगे लेके जाएगा। दिस इज हाउ आई फील अबाउट इट। जी।
सर, अगर हम आज के समय में बात करें महंगाई की, तो एक आम इंसान, और अगर हम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात करें, तो महंगाई से हर एक तबका या हर एक क्लास हम कहें कि परेशान है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो ऐसे में जब महंगाई इतनी ज्यादा है और आम जो टैक्स पेयर है एक नॉर्मल, उसके हाथ में आने वाला पैसा बढ़े या एक डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, इसे लेकर मैं स्पेशली 80C और 80D की बात करूंगी कि क्या सरकार को इसकी लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए और खासकर टैक्स पेयर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लिमिट बढ़ानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है अगर बढ़ा रहे सरकार वाले। परंतु जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 5 साल में है, जी। किसी भी सरकार, मतलब कि इवन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी यही था, और अब भी यही। अब एक ट्रेंड शुरू हुआ है, और वो ट्रेंड ये है कि आप डिडक्शंस को कम करते जाइए, टैक्स रेट को डाउन कर दीजिए बेसिकली। तो मुझे लगता नहीं कि डिडक्शंस में कोई बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि डिडक्शंस तो फेज आउट होने वाली है। अगर आप सही मानो में मेरे से जी। पूछें, सरकार की कोशिश ये होगी कि इन डिडक्शंस को खत्म करके टैक्स रेट को कहीं ना कहीं पे रीएडजस्टमेंट कर दी जाए, कि जी। सरकार को नुकसान भी नहीं हो। सरकार नुकसान नहीं झेलेगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ किसी भी सूरत में। तो डिस्पोजेबल इनकम कोई बहुत ज्यादा लोगों के हाथ में बढ़ जाएगी, वो शायद नहीं होगा। सरकार को कोशिश ये करनी पड़ेगी कि महंगाई के ऊपर काबू करे। जी। महंगाई काबू में आ नहीं रही है, सम और द अदर वो डिमांड सप्लाई का फैक्टर हो सकता है, क्योंकि हमारी तो पूरी की पूरी जो ग्रोथ की स्टोरी है वो इंटरनल डिमांड के ऊपर है। जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग इन्वेस्ट भी क्यों करना चाहते हैं, बाकी लोग क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों के मुख है, और वो मुख को कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब ये हम, और 140 के जो दो से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 400, 280 करोड़ हाथ भी हैं बेसिकली, हम्म। फॉर दैट मैटर। तो हम्म। काम करने वाले भी ज्यादा, और हमारे को डेमोग्राफिक डिविडेंड इस वक्त सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन 25 और 40 के बीच में है वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। तो जबकि यूरोपियन कंट्रीज जूझ रही हैं कि जो उनके यहाँ पेंशनर्स हैं जो 60 साल से ऊपर है, जापान भी इसी बात से जूझ रहा, और यूरोपियन कंट्रीज भी इसी बात से जूझ रही हैं। उनके यहाँ पे पेंशनरी बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स जो इन लोगों को देने वो बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ पे वो दुविधा नहीं है अभी। हालांकि 2047 तक 2040 तक जाते जाते वो भी रिवर्स हो जाएगा बेसिकली। वहां पे भी हमें कुछ और देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये ट्रेंड रिवर्स होगा, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन भी जो है वो ओल्ड एज ग्रुप में आनी शुरू हो जाएगी। हम्म। तो मेरा अपना मानना यह है कि बहुत ज्यादा हम ये एक्सपेक्ट करें कि सरकार डिडक्शन में किसी तरीके से कोई छूट देगी, मुझे नहीं लगता। परंतु डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकती है, वो एक ही तरीके से कि आप कौन से मेजर्स लेते हैं कि जिससे कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम तो नहीं बढ़ेगी, परंतु अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी का स्तर थोड़ा सा बेहतर हो जाए। मैं उसकी दूसरी भी बात करता हूँ, हम कितना भी इंडेक्सेस को देखते रहे, फैक्ट ये है कि पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क वगैरह के जो प्राइसेस हैं, फूड जो आपके फ्रूट्स हैं, जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, उनके प्राइसेस कहीं और चले गए हैं। राइट। हम हमें अब उनको सब्सिडाइज करें, सरकार उनको सब्सिडाइज, डायरेक्ट टैक्सेस में बेनिफिट मिले ना मिले, परंतु सब्सिडीज में हम्म। अगर कुछ बेनिफिट मिल सकता हो कहीं पे, कि जिनसे इनकी सप्लाईज बेहतर हो सकती हो, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि पिछले इस जो 2022 में था, उसमें जो हमारा सब्सिडीज था वो 8% ऑफ जीडीपी था, इस बार 7% के करीब है। परंतु मुझे लगता है सब्सिडीज आप खत्म नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से, और सब्सिडीज को दे दे के अगर हम प्राइसेस को डाउन कर सकें, किसी तरीके से कोई बेनिफिट्स दे के किसी को, और सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर सके, और उससे हम प्राइसेस को कम करवा सकें, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको मीट आउट कर सकेंगे, तब जाके बात बनेगी। सर, इसमें मैं अगर 80D की बात करूं, क्योंकि हम और हेल्थ सेक्टर से भी जैसे स्पेशली हम लोग बात कर रहे थे, तो उनका ही कहना था कि भाई आज के समय में स्पेशली जो सीनियर सिटीजन है या नॉर्मल हम एक आम आम परिवार भी कहें, जो हेल्थ को लेके खर्च होता है,
कोविड की वजह से, कोविड के दौरान, कोविड के बाद भी एक बढ़ गया है। तो ऐसे में बहुत सारे टैक्स पेयर्स की डिमांड थी कि जो एटीडी की जो लिमिट है, जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए या पेरेंट्स के लिए दी जाती है, उस छूट को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि अगर सरकार इसको इस लिमिट को बढ़ाती है, तो इससे हेल्थ सेक्टर को भी बेनिफिट होगा और एज़ अगर सीनियर सिटीजन या परिवार की बात करें, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा? देखिए, जो आपने सीनियर सिटीजन्स की बात की, मेरे ख्याल में मोदी सरकार ने जो बहुत बढ़िया काम किया वो आयुष्मान स्कीम जो है मेडिकल की। ये अलग बात है कि आयुष्मान स्कीम हॉस्पिटल्स कितना उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मानते हैं नहीं मानते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी हमें। तो आयुष्मान को अगर हम इम्प्लीमेंट करवा सकें ढंग से, तो जो एक मेडिकल वाली प्रॉब्लम थी जी। वो तो काफी हद तक रिजॉल्व हो सकती है। और दूसरा जो फैक्टर आया है जिससे कि सीनियर सिटीजन्स को थोड़ी राहत मिली है पिछले सालों में, पिछले 1 डेढ़ साल में, वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इम्प्रूव हो गए डिपॉजिट्स के ऊपर सब जगह। तो इंटरेस्ट रेट्स इम्प्रूव हुए, मेडिकल में आयुष्मान स्कीम अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी ठीक रहती है, तो कुछ हद तक सीनियर सिटीजन्स की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, इसमें किसी तरीके का कोई शक नहीं है। और जो पेंशनर्स हैं उनको वो डीएनएस अलाउंस बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है वहां पे डीएनएस अलाउंस सरकार को देना पड़ रहा, जी। तो उससे पेंशन बढ़ रही है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी का एक पेंशनर है, जो टीचर आज रिटायर हो रहा है, उसकी पेंशन 1 लाख 1.25 लाख है, 1.25 लाख के करीब की पेंशन है एक यूनिवर्सिटी के टीचर की। तो आप उसको सीनियर सिटीजन मान लें, पर वो सीनियर सिटीजन अगर 1 लाख 1.25 लाख की पेंशन लेता है तो कोई बुरी बात नहीं है, मतलब कि उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको परेशानी वाली बात नजर नहीं आती, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसने 40 साल 35 साल की सर्विस की, उसमें अपना घर तो बना ही लिया होगा। और उसके बाद अगर उसके पास 1.25 लाख की इनकम आती है एक पेंशनर के पास, तो मेरे ख्याल में वो ठीक ठाक। मैं ये यूनिवर्सिटी टीचर की बात कर रहा हूँ बेसिकली। और ऐसे ही आपके जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं उनकी भी पेंशन, जहाँ पे पेंशनेबल जॉब है वहां पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो बाकी सीनियर सिटीजन हैं जिनके जी। पास ये सुविधाएं नहीं है या सीजीएचएस की सुविधाएं नहीं है, उनके लिए आयुष्मान है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु उनको इनकम में दिक्कत है। पर अब वो सरकार अगर उनको टैक्स का बेनिफिट कुछ दे भी देगी, तो कोई लंबा चौड़ा उनको फायदा उसमें होने वाला नहीं। तो मेरे ख्याल में सरकार को चाहिए ये कि आयुष्मान स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिव कर दें बेसिकली, और इंटरेस्ट रेट्स अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए डाउन नहीं करें। जब कभी इवन इन्फ्लेशन अगर कम होती है, कम होता है। उनके लिए अगर आप इंटरेस्ट रेट्स ठीक रखते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बात ठीक रहेगी अल्टीमेटली। पर टैक्स में मुझे बेनिफिट्स कोई बहुत ज्यादा, देखिए आपने बात वहीं पे, अगर आज ये इलेक्शन ईयर है, आज इसमें आप कोई लुभावनी चीजें करना भी चाहते हैं, परंतु सरकार के पास अगर गुंजाइश नहीं होगी कर की, तो वो किसी ना किसी और फॉर्म में आपसे रिकवर हो जाएगा। वो जी। फिर जीएसटी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा किसी ना किसी दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आप आम तौर पे यूज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि करों में कोई छूट लंबी चौड़ी होने वाली है। स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक रास्ता होगी। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सर, मेरा एक सवाल जो अगर आपको याद हो, पिछले साल जब 2023 में बजट की बात कर रहे थे, जब सरकार नया टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम को लेकर हम जब चर्चा हुई थी, जब लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। हम, अगर आपको याद हो, जो हम पिछले साल भी बात कर रहे थे, तो आपका ये कहना था कि जो सरकार का जो मकसद है, टारगेट है, वो पुरानी टैक्स रिजीम को हटा देना चाहती है और वो नए पे फोकस रखना चाहती है। तो मैं उसी को लेके, उसी सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगी कि अभी भी आज के समय में भी, खासकर जो होम लोन सैलरी क्लास है, वो अभी भी नई टैक्स रिजीम की तरफ नहीं जाना चाहती, वो अभी भी पुरानी टैक्स रिजीम पर रहना चाहती है, क्योंकि वहां पे उनको वही इंटरेस्ट और मतलब एडीसी के अंडर भी इंटरेस्ट का छूट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे छूट मिलती है। तो जैसा कि आपने पिछली बार भी कहा कि सरकार का टारगेट है कि भी पुराने टैक्स रिजीम को हटाया जाए और नए पे फोकस बढ़ाया जाए, लोगों को नए टैक्स रिजीम के साथ जोड़ा जाए।
तो ऐसे में नए टैक्स रेजिम को लेकर खासकर सरकार को क्या करना चाहिए कि जो एक होम लोन टेकर है या सैलरी क्लास है वो उसकी तरफ ज्यादा फोकस करे? देखिए, एक चीज होती है रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। जी। रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप कोई छूट, क्योंकि अगर आप ने टैक्स रिजीम की तरफ ले जाना चाहते हैं तो वो तभी जाएगा अगर उसको उसमें बेनिफिट मिलेगा। जी। अगर उसको बेनिफिट नहीं मिलता तो वो क्यों जाएगा? जो आपने उसको कोई डिडक्शन दे रखी है और वो डिडक्शन आप विड्रॉ करेंगे और फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें टैक्स रिजीम में आना है, तो आपको इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी सरकार को कि अगर एक बंदा 2.5 लाख की या 1.5 लाख की छूट छोड़ के आ रहा है यहाँ पे, तो उसको बाकी टैक्स रेट में क्या बेनिफिट दो, जी। वो बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो सरकार को ये, वो आप ग्रुप बनाए कुछ भी करें, पर मेरे ख्याल में इस वक्त टाइम है ग्रुप बनाने का, परंतु आपको वो रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि जो जो छूट हम विड्रॉ कर रहे हैं उसके इवज में टैक्स रेट कितना कम करना चाहिए जिससे कि लोग नए टैक्स रिजीम में आए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जी। जी। सर एक सवाल मेरा था कि जो सरकार छूट देती है चाहे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो या एचआरए या लीव इनकैशमेंट, जो सरकार ने पिछली बार भी एक जो छूट की लिमिट थी वो बढ़ाई थी, क्या इस बार भी उसको और बढ़ाना हम देख सकते हैं कि सरकार इस बार उसको बढ़ाएगी या वो जितना है उसी पे फिक्स रहने वाला है? तो खास तौर पे ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, इसका तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड लीव इनकैशमेंट अलाउंस। नहीं, वो ये जो लीव एनकैशमेंट नहीं, आपने लीव ट्रेवल की बात की है शायद। सॉरी, लीव ट्रैवल, हाँ। लीव ट्रेवल की बात की। एक तो लीव ट्रेवल और एक एचआरए, दोनों हाउस रेंट अलाउंस की जो आप बात कर जी। रहे हैं, हमें इसको दो संदर्भ में देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि आपकी जो फ्लाइट्स है इस वक्त लीव ट्रेवल की अगर मैं देखूं तो आपकी जो फेयर्स हैं वो दीज हैव गॉन अप, वेरी फ्रैंकली, हम माने या नहीं माने। आप एक टिकट आज बुक करवाते हैं, अगर आप उसको कैंसिल करवाते हैं तो मिनिमम कैंसिलेशन उसकी 2500 रुपया, उससे कम टैक्स, उससे कम में कैंसिलेशन नहीं होती टिकट की। और फ्लाइट्स हम कितना भी कहते रहे कि इंडिगो आ गई या कोई और आ गई उससे रेट चीप हो गए, वो हुए नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी दूसरी फॉर्म में आपको वो ले जाते हैं। मैंने तो ये देखा, आप विस्तारा से चले जाए, एयर इंडिया से चले जाए, किसी और फ्लाइट से चले जाए, कंपेयर टू 5 years बैक जब तक कोविड नहीं था, कोविड के जाने के बाद ये जो रिवेंज टूरिज्म शुरू हुआ, जी। और मेरा ख्याल एयरलाइंस ने ये देख लिया कि भाई ये तो मौका है पैसा बनाने का। यही होटल्स ने देखा और यही एयरलाइंस ने देखा कि ये मौका है पैसा बनाने का, तो ये पैसा बनाने की होड़ चल रही है इस वक्त। अगर ये वाकई में फ्लाइट्स की कॉस्ट बढ़ी है, होटल्स की कॉस्ट बढ़ गई है, तो लीव एनकैशमेंट पे या लीव ट्रेवल जो आपका है उस पर भी किसी तरीके की छूट बढ़नी चाहिए। सीधी सी बात ये है, यहाँ तो आप उसका अमाउंट बढ़वाएं या फिर आप उसकी जो उसकी छूट बढ़ाएं, जिस तरीके से भी आपने करना। और दूसरा आपने जो पूछा था वो था एचआरए का। देखिए, मकानों की रियल एस्टेट में आप पूरी दिल्ली घूम लीजिए, बॉम्बे घूम लीजिए, बेंगलोर घूम लीजिए, कुछ भी घूम लीजिए, रियल एस्टेट कॉस्ट हैव गॉन अप ट्रेमेंडसली। गुड़गांव में पिछले मेरे ख्याल 2 साल में कम से कम 30 से 40% की इंक्रीज है, कम से कम बता रहा हूँ। इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। अब दिल्ली में जो बच्चे पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में है या दूसरे सेक्टर में है, एमएनसी में, वो सब के सब गुड़गांव में रह रहे हैं, मोर और लेस। अब ये मान लीजिए नोएडा में रह रहे, अब नोएडा में जो मकान बिक नहीं रहे थे, जो बुकिंग के टाइम पे प्राइस एक्स था, आज x into 2 और x into 3 चल रहा पूरे नोएडा के अंदर। अब बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर मेरे मकानों की कीमत बढ़ रही है तो रेंटल भी बढ़ेंगे, और अगर रेंटल बढ़ेंगे तो एचआरए में छूट भी बढ़नी चाहिए। सीधी सी बात तो ये है। अब सरकार देगी या नहीं देगी, मैं तो जस्टिफाई करने की बात कर रहा हूँ। मैं बड़ा क्लियर हूं कि एचआरए पे छूट या लीव एंड कैश, ये लीव ट्रेवल की जो छूट है ये बढ़नी चाहिए। उसके रीजन है,
सरकार को इसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो आपको हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा मिलेगा, उस पर अगर टैक्स ही लग जाना तो फिर आपको क्या फायदा बेसिकली। अगर कंपनी बढ़ा भी दे हाउस रेंट अलाउंस और उस पर अगर आपको टैक्स पड़ना तो आपको कोई फायदा नहीं। तो कहीं ना कहीं पे मेरा अपना मानना ये है कि ये छूट बढ़नी चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सरकार बहुत सारी स्मॉल सेविंग स्कीम चलाती है। पिछले साल भी सरकार जो है महिलाओं के लिए महिला सेविंग सर्टिफिकेट लेकर आई। ऐसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसपे 8.2 का मैक्सिमम इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है। तो क्या इस बार बजट में सरकार को ऐसी कुछ और योजनाएं लाने की जरूरत है ताकि एक सोशल सिक्योरिटी को, मतलब हम कहें कि सोशल सिक्योरिटी पे सरकार जो है अपने लिए नई योजनाएं लेकर आए, जिससे कि समाज को कहीं ना कहीं फायदा मिले, और जिससे कहते हैं कि सेविंग देखिए, सेविंग। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स को हम देख लें कि किस भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप मेडिकल फ्री कर दें सारे का सारा। वो मैंने पहले आपसे बात की किसी स्कीम की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी भी डिफेक्टिव है, डेफिशिएंसीज है उसमें। इसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। अगर दिल्ली में दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक चलाई थी तो आज उसके जो जो चीजें सामने नजर आ रही हैं, स्केलेटन्स फ्रॉम द बोर्ड कपबोर्ड निकल रहे हैं, वो हम देख लें। वैसे ही कुछ आयुष्मान में भी हैं। कुछ हॉस्पिटल्स जो है कुछ वो लेते ही नहीं आयुष्मान वालों को। अगर उनको पता लग जाए आप आयुष्मान में कवर्ड है, आपको वो एडमिशन ही नहीं देने को तैयार। ये भी फैक्चुअल पोजीशन। तो उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है मेडिकल की। दूसरा है कि आप पेंशन, अगर कोई रिटायर्ड आदमी है उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। अगर रिटायर्ड मतलब कि या तो सरकारी हो या गैर सरकारी भी हो, जैसे कनाडा वगैरह में एक एज के बाद आपको वो पेंशन देना शुरू कर देते हैं सीनियर सिटीजन को, सबको बेसिकली। कनाडा वगैरह में तो ये भी है कि हर बच्चे का एजुकेशन अलाउंस भी आपको मिलता, वो पर सोशल सिक्योरिटी में नहीं आता, वो एजुकेशन डेवलपमेंट में आता। परंतु जहां तक पेंशन का सवाल है, पेंशन जो है वो सोशल सिक्योरिटी है हिंदुस्तान में। हमने बल्कि जिन लोगों को पेंशन मिलती थी, अब सरकार की ये कोशिश है कि वो पेंशनेबल जॉब्स भी नहीं रहेंगी, आप एनपीएस में चले जाइए जी, बेसिकली। आप वहां पे दूसरी स्कीम में अपने आप को कवर करवाइए। पेंशन की क्योंकि जिम्मेदारी भी सरकार लेना नहीं चाहती। पेंशन का जो खर्चा है वो सरकार के लिए अनबियरेबल हो रहा। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि वो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम हो जाती है हम्म। बजाय डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम के। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि आप एनपीएस में जाइए, जो उसमें जो मिलेगा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु डिफाइंड बेनिफिट में तो ये है कि भाई जो भी ऑब्लिगेशन है वो जिसने देना उसकी ऑब्लिगेशन है। मैंने आपको इतने यहाँ तक एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर एक व्यक्ति को 1997 में या 98 में पेंशन मिल रही थी 6 या 7 हजार रुपया, किसी यूनिवर्सिटी लेक्चरर को, या 8 हजार रुपया, उसको आज की डेट में करीबन करीबन 90 हजार पेंशन मिल रही। तो इतना खर्चा उठाएगा कैसे कोई भी व्यक्ति? कोई हाउ कैन द गवर्नमेंट बियर दैट काइंड ऑफ एन एक्सपेंडिचर? तो वो एक मजबूरी है सरकार की। पर जितनी भी विकसित देश है वो वहां पे ये खर्चा उठा रहे हैं, इसमें किसी तरीके का कोई शुबा नहीं है। दे आर बियरिंग दिस एक्सपेंडिचर। और आप किसी भी देश में चले जाए, आपको जो विकसित देश है वहां पे आपको पेंशनेबल पेंशन है ओल्ड सिटीजन की, सीनियर सिटीजन की। तो एक तो सोशल सिक्योरिटी वो हो सकती है। एक आपके जो इंटरेस्ट रेट्स है, जो उनकी इनकम का है, जो उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलता है, या उनके जितने भी फंड है 60 साल के बाद जिसका भी जो फंड है। अब वैसे आप 60 साल की जगह उसको 65 साल कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज एक्सपेक्टेंसी जो है, एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी 69 से बढ़ के 76 के करीब हो गई है। तो आप सीनियर सिटीजन 65 साल पे ले जाए और जो दूसरा है वो आप उसको 70 साल पे ले जाए। तो 65 मेरा अपना मानना है कि सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए 60 साल नहीं है एज। ये एज आप सीनियर सिटीजन की 65 पे लेके जाए। कुछ बेनिफिट सरकार को भी हो सकता है उसमें, कुछ बेनिफिट जो आप 60 साल की उम्र पे दे रहे एक्चुअली वो कुछ एक वीडियो चल रहा था, मुझे लगा कि वो रिकॉर्ड ना हो जाए। हैं। जो
मेरा कहना ये था कि जो भी सोशल सिक्योरिटीज की आपकी स्कीम्स है, हम्म, अब उसमें इंटरेस्ट भी है, और मेरा अपना मानना ये है कि अब 60 की जगह 65 पे सरकार सीनियर सिटीजन डिक्लेयर कर सकते हैं विजय साहब आप पे, कहना क्योंकि चाह रहे हैं कि सरकार जो है एवरेज सीनियर। एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द मेडिकल डेवलपमेंट्स बेसिकली। तो कुछ सरकार को फायदा हो जाएगा, कुछ लोगों को फायदा हो जाएगा, परंतु इंटरेस्ट रेट नहीं करने चाहिए जहां तक सवाल सीनियर सिटीजन्स का, जी वो बहुत जरूरी है। और अगर आप सीनियर सिटीजन जो होमलेस है पर्टिकुलरली, अगर आप उनको किसी तरीके से होम्स की सुविधा दे सकते हो, ओल्ड एज होम्स की सुविधा दे सकते हो, या ओल्ड एज होम्स सरकार बना के अगर कंसेशनल रेट पे दे सकती है, जी वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हो ये रहा है कि जहां पे भी थोड़ा सा परिवार ठीक ठाक हो जाता है, मध्यम वर्ग में आ जाता, उनके बच्चे आजकल बाहर चले जाते हैं। जी सीधी सी बात ये है। बात सही है। और अगर बच्चे बाहर गए, बूढ़ा बूढ़ी बेचारे यहाँ पे, दी टू ओल्ड पर्सन आर हियर, हम्म, अब उनकी केयर कौन करेगा? उनको घर भी चाहिए, रहने को भी। तो अगर ओल्ड एज होम होगा जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं भी हैं, जहाँ पे आपस में बैठना उठना भी है, सब कुछ है, उस तरीके की अगर फैसिलिटीज आप क्रिएट कर सके, आई थिंक दैट विल बी आइडियल फॉर द सोशल सिक्योरिटी। वो बहुत जरूरी है किसी भी सूरत में। सर हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री जी आपके सुझावों को सुनेंगी, समझेंगी और जितना हो सकता है, खासकर टैक्स पेयर्स हो, सीनियर सिटीजन की बात हो या फिर महिलाओं की बात हो, उन सुझावों को अपने बजट में शामिल करेगी, तो ताकि जो भारत का एक नारा है विकसित देश का, हम उस सपने को पूरा कर सके। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ये आशा करता हूँ कि ये बातें आप अगर वित्त मंत्री जी के पास पहुंचा देंगे, जी तो हो सकता है कि कुछ वो सुन ले। और खास तौर पे ये जो रियल एस्टेट की प्रॉब्लम है, हाउस रेंट अलाउंस की है, या आपके लीव ट्रेवल कंसेशन की है, या इंटरेस्ट रेट्स की है, प्राइजेस की है, अगर वो कुछ भी इसमें काम कर सके तो मेरे ख्याल देश के हित में होगा। जी शुक्रिया सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर।